And this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Now we are going to start next topic of the public international law and human rights. And question is the most important organ of UNO, that is International Court. इसकी जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है यूएनओ का। आपने जनरल असेंबली को स्टडी किया, आपने सिक्योरिटी काउंसिल को स्टडी किया, और अब आपके पास यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। अगर दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उस कंडीशन में इंटरनेशनल कोर्ट जो है पीसफुल तरीके से एक सेटलमेंट करने की कोशिश वहाँ पे करता है। सेम अगर किसी कंट्री में दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास पूरा जुडिशल सिस्टम है और वो जुडिशल सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है रिलेटेड टू बाउंड्रीज और ट्रेड और कमर्स और बिजनेस से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में जो है पार्टीज़ जो हैं, स्टेट पार्टीज़ जो हैं, वो अप्रोच कर सकती हैं इंटरनेशनल कोर्ट को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द मेन ऑर्गेन ऑफ यूएनओ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 92 ऑफ यूएनओ चार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द मेन judicial organ of UNO and based on the statute appended to the charter which is integral part of the present charter। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और इंटरनेशनल कोर्ट जो है एक जुडिशियल ऑर्गेन है यूएनओ का, और इसको चार्टर में स्पेशली अपेंडेड किया गया है, और ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है प्रेजेंट चार्टर का। देखिए रोशनी के अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द मेन ऑर्गेन ऑफ यूएनओ एंड द स्टैट्यूट इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टैट्यूट बट अ इंटरगल पार्ट ऑफ द चार्टर। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि इसको चार्टर का इंटरगल पार्ट माना गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है इसको यूएनओ का माना गया है। अब इसकी कॉम्पोजिशन को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कॉम्पोजिशन जो है यहाँ देर आर अ 15 जस्टिस इन द इंटरनेशनल कोर्ट। तो 15 जो है जस्टिस यहाँ पे होते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ 15 जस्टिस। दीज जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। ये आपको पता ही है कि इंटरनेशनल कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उसकी इलेक्शन जो है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है मिलकर करती है। These justices are appointed for the 9 year and are eligible for the reappointment after the expiry of the term। तो ये जो जजेस होते हैं इनको जो है 9 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है और इनको फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ 9 ईयर। अगर जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो इनको फिर से एक और टर्म दे सकती है 9 ईयर की। इट मीन्स कि ये रीअपॉइंटेड भी यहाँ पे हो सकते हैं। द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ फॉर 3 ईयर। इसके जो चेयरमैन होता है, इन्हीं 15 में से जजेस में से एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनता है जो 3 साल के लिए काम करते हैं। दे कैन बी री इलेक्टेड, ये भी री इलेक्टेड हो सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह एंड जस्टिस RS पाठक इंडिया की तरफ से चेयरमैन ऑफ दिस कोर्ट जो है रहे हैं। Now it become a custom that 5 justices of the court are from the permanent member states of the UNO and other judges are elected in such a way that all the countries having different cultures may get the representation of the court। तो यहाँ पे अभी एक कल्चर डेवलप हो चुका है। जो 5 जजेस होंगे वो परमानेंट मेंबर स्टेट जो है हमारे पास 5 है जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस और यूके है। इन 5 परमानेंट मेंबर जो इस यूएनओ के हैं, 5 जस्टिस जो है यहाँ से लिए जाएंगे और बाकी जो है 10 जस्टिस जो है हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे आएगी टाइम टू टाइम। द डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी। जितने भी डिसीजन जो है मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, जिस पक्ष में ज़्यादा जजेस होंगे किसी भी मैटर में वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन किया जाएगा। हेड क्वार्टर इसका हेग में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। द मीटिंग ऑफ द कोर्ट कैन बी अरेंज एट द अदर प्लेसेस व्हेन सच नेसेसरी। और मीटिंग कहीं पे भी अरेंज की जा सकती है इसके ओरिजिनल प्लेसेस के अलावा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है। किस सिचुएशन में जो है दो कंट्रीज़ के बीच में, 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की, उसको सेटल करने की, उस पर डिसीजन देने के पावर जो है इंटरनेशनल कोर्ट को आ जाती है। अथॉरिटी मीन्स द पावर द कोर्ट इन विच इट गिव्स बाइंडिंग डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे ये है, जुडिशल का मतलब यही है कि कोर्ट के पास कितनी पावर है कि वो किस मैटर्स में डिसीजन जो है दे सकता है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ एक्वायर्ड थ्रू द कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तभी मिलती है जब दोनों पार्टीज़ जो है अपनी कंसेंट जो है दे देती हैं उस डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व कराने के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है इस इशू को जहाँ पे सॉर्ट आउट करें। तो कंसेंट जो है दोनों पार्टीज़ अगर किसी
डिस्प्यूट से रिलेटेड दे दें तो वहाँ पे फिर कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो आ जाती है। इन अदर वर्ड, नो स्टेट कैन बी कंपेल्ड टू सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली विद अदर स्टेट्स बाय मीन्स ऑफ मीडिएशन और बाय एनी अदर मेथड विदाउट हर कंसेंट। तो कोई भी अगर एक बार कंसेंट जो है पार्टीज दे देती हैं स्टेट पार्टीज, उसके बाद जो है फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जो है कोई भी सेटलमेंट दोनों पार्टीज आपस में नहीं कर सकती हैं। ऑन द होल द कंसेंट ऑफ द ओनली बेसिस ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट। इसीलिए बोला जाता है कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन तभी आता है जब दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज जो है उस केस में इन्वॉल्व है, उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, अगर अपनी कंसेंट दे देती है तभी जो है कोर्ट की जुरिसडिक्शन यहाँ पे आती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द जूरिस रोसने जो है यहाँ पे, द जुरिसडिक्शन इज एक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज एंड मीन्स। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन आता है ये इन सोर्सेज से आता है। अरेंजमेंट बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट पार्टीज़ हैं, उन्होंने कोई भी ऐसी ट्रीटी कर रखी है या ऐसा कोई प्रावधान कर रखा है कि हमारे देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम जो है इसको इंटरनेशनल कोर्ट में सॉर्ट आउट करेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिसडिक्शन फिर उस ऐसे केसेस में आ जाता है। कोई मल्टीलैटरल ट्रीटी है, मल्टीलैटरल ट्रीटी का मतलब यहाँ पे ये है कि बड़ी सारी कंट्रीज़ ने जो है एक ग्रुप बना रखा है और वहाँ पे उन्होंने कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर रखा है कि अगर कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपस में किसी में डिस्प्यूट होता है, तो हम अपना मैटर जो है इंटरनेशनल कोर्ट में सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो आ जाती है। इसी तरीके से बायलैटरल ट्रीटी, टू कंट्रीज़ के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट है तो उस कंडीशन में उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी जो है कहाँ पे जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन आ जाता है, क्षेत्राधिकार आ जाता है कि वो ऐसे मैटर्स में जो है अपने डिसीजन जो है वो दे सकते हैं। इस तरीके से कोई भी इनफॉर्मल अथॉरिटी जो है वो कंफर्म कर देती है कोर्ट का राइट, तो उस कंडीशन में भी हो जाएगा। It would be proper to mention here that a decision by the International Court are given under Article 38 Clause 1 and for making them binding the following sources of law are applied। तो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो तभी बाइंडिंग होगा और वो कब बाइंडिंग होगा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, और उन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन जो है बाइंडिंग होंगे वो मानने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कस्टम्स भी है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशंस है। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन, अवार्ड डिसीजन एंड जुडिशियल डाटा राइटिंग और जितने भी प्रीवियस डिसीजन कोर्ट ने किए हैं, जब भी वो कोई कोर्ट डिसीजन देगी तो उनके बेसिस पे ही देगी और दोनों पार्टीज़ को बाइंड भी जो है उस फैसले को मानने के लिए करेगी। अगर अब टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन की बात करें तो हमारे पास टू टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन है, एक कंटेंटिस जुरिसडिक्शन है और एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। कंटेंटिस जुरिसडिक्शन फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, वॉलंटरी एंड ऑप्शनल, और एक आपके पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, ये आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो वॉलंटरी जुरिसडिक्शन जो है ये 36 ऑफ द इंटरनेशनल आर्टिकल में बता रखा है। द फॉलोइंग केसेस आर इंक्लूडेड द वॉलंटरी जुरिसडिक्शन। तो कोर्ट का वॉलंटरी जुरिसडिक्शन कब है, दोज केसेस विच आर सबमिटेड टू बाय कोर्ट बाय द पार्टीज। जब कोई भी टू पार्टीज़, कोई एग्रीमेंट भी उनके बीच में नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर दो पार्टीज़ अपना कोई भी डिस्प्यूट जो है कोर्ट में सबमिट करती हैं तो फिर कोर्ट का ऐसे केसेस में वॉलंटरी जुरिसडिक्शन जो है आ जाता है, स्वैच्छिक जुरिसडिक्शन जो है आ जाता है। विच हैव बीन मेंशन इन द चार्टर ऑफ द यूएनओ ट्रीटी स्पेसिफाइड। अगर कोई यूएनओ और सभी कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रीटी हो रखी है, कोई संधि हो रखी है और उस संधि के अकॉर्डिंग कोई डिस्प्यूट अगर आता है तो उस कंडीशन में भी इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिसडिक्शन वहाँ पे आ जाता है। इट इज़ टू बी मैंशनड हियर दैट व्हेन एनी सूट इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी एग्रीमेंट एंड अदर पार्टी देयरफॉर गिव इट्स कंसेंट नहीं होगा, कंसेंट होगा, फॉर सच सबमिशन द कोर्ट गेट्स जुरिसडिक्शन फॉर इट्स हियरिंग। अगर कोई भी पार्टी विदाउट एनी एग्रीमेंट कोर्ट्स में आती है और अपना जो वहाँ पे जो डिस्प्यूट है उसको कोर्ट में सबमिट करती है तो कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस पर आ जाता है, तो इसको वॉलंटरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं। तो वॉलंटरी जुरिसडिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से भी है कि उनके पास अपने आप वो केस आ रहा है, उनकी इच्छा है कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, और दूसरा पार्टीज़ के यहाँ पे देखें तो वहाँ पे वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, क्योंकि पार्टी चाहे अगर उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं है, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो अपना जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट इंटरनेशनल कोर्ट से कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। इस कंडीशन में इसको जो हम स्वैच्छिक जो है वॉलंटरी जुरिसडिक्शन जो है बोल सकते हैं। ऑप्शनल जुरिसडिक्शन की बात हम यहाँ पे करें तो आर्टिकल 36 क्लॉज 2 में बताया गया स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट के जो प्रोविजन है, देयर इज अ मेंशन ऑफ ऑप्शनल जुरिसडिक्शन आल्सो। अकॉर्डिंग टू दिस, प्रेजेंट स्टेट्स पार्टी एट एनी टाइम बाय डिक्लेरेशन और विदाउट एनी एग्रीमेंट कैन डिक्लेयर दैट फॉर एनी स्टेट विच एक्सेप्ट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी द इंटरनेशनल कोर्ट एक्वायर द कंपल्सरी जुरिसडिक्शन। दिस इज
नाउन एज ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि पार्टीज़ के पास ये अगर उनकी इच्छा है, वॉलंटरली अगर वो अपने केस को कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो वो लेके जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन जो है ये भी कोर्ट के पास है कि अगर कोई भी पार्टी चाहे तो विदाउट एनी एग्रीमेंट जो है कोर्ट में जाके वहाँ पे जो है अपने केस को जो है वहाँ पे सॉर्ट आउट करवा सकती है। तो इस तरीके से कोर्ट के पास कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आ जाता है। ऑप्शन जहाँ पे कोर्ट के पास आ जाते हैं कि वो इस केस को ले या नहीं ले। अगर कोई भी स्टेट पार्टी जो है ये डिक्लेयर कर देती है कि हम डिक्लेरेशन देती है कि हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अपना जो हम ये डिस्प्यूट है इसको कोर्ट के थ्रू, इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इस कंडीशन में कोर्ट के पास जो है ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन होता है। अंडर दिस द स्टेट parties can entrust the court compulsory jurisdiction in the following cases। इन अगर कोई यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट को प्रोवाइड कर सकती है और बोल सकते हैं कि हमारे जो भी देशों के बीच में कोई ट्रीटी हुई है उसमें इंटरप्रिटेशन करिए, एनी क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसको बताइए, द प्रेजेंस ऑफ सच एक्ट विच इफ इस्टेब्लिश विल बी ट्रीटेड एज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर किस तरीके से इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी ट्रीटी की वायलेशन हो रही है। द नेम एंड लिमिट ऑफ कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ कंपनसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पार्टियां कोर्ट को बोले कि आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो वायलेशन हुई है इंटरनेशनल लॉ की उसके लिए कोई कॉम्पोजिशन है तो उसको डिसाइड करिए। तो जब ऐसी बातें जो है कोर्ट को करने के लिए बोली जाती हैं तो कोर्ट के पास फिर उसका जो है कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन जो आ जाता है कि किसी ट्रीटी को इंटरप्रेटेट करना है या कोई इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ का कोई क्वेश्चन है जो कि दोनों पार्टीज़ के बीच में मेन डिस्प्यूट है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन जो है आ जाता है। कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन कैन बी रिक्वायर्ड इन 3 वे। व्हेन द पार्टीज एग्री, खुद पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो कोर्ट का जो है वहाँ पे जुरिस्डिक्शन आ जाता है। व्हेन द पार्टीज कन्फर्म अपॉन द कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन, या फिर कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन वो प्रोवाइड कर दें। या तीसरा, व्हेन पार्टीज रिक्वेस्ट द कोर्ट बाय ट्रीटी एग्रीमेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो या फिर पार्टियाँ खुद बोले कि जो हमारे बीच में दो देशों के बीच में ट्रीटी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है उसमें आप इंटरप्रिटेशन करिए, तो फिर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहाँ पे आ जाता है। तो सिंपल वर्ड में आप ये 3 बातें भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने ऊपर की बातें नहीं लिखनी है तो ये 3 बातें भी है जो आप कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड लिख सकते हैं कि कब जो है कोर्ट के पास कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो 96 आर्टिकल है यूएनओ का, उसमें जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी बताया गया है जहाँ पे कोई भी एडवाइस जो है वो जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल को दे सकती है। अंडर दिस जुरिस्डिक्शन द जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू गिव एडवाइस और एनी लीगल इशू। तो जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल को अगर किसी मैटर में कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट से, क्योंकि वहाँ पे जूरिस्ट बैठे होते हैं, उनका एमिनेंट नॉलेज होता है, तो वो उनसे जो है कोई भी एडवाइस जो है ले सकते हैं। अदर ऑर्गैन ऑफ यूएनओ कैन आल्सो रिक्वेस्ट द कोर्ट। इसके अलावा अदर ऑर्गैन जो है या फिर सब्सिडरी ऑर्गैन जो है कोर्ट यूएनओ के, वो भी कोई लीगल इशू पे जो है एडवाइस ले सकते हैं। इट इज़ सेपरेट इशू दैट द इंटरनेशनल कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव सच डिसीजन एंड इफ एडवाइस इज गिवन इट इज़ नॉट बाइंडिंग। और ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उन मैटर में जो जिस पे रिक्वेस्ट मांगी गई है कि वो लीगल एडवाइस दें, वो उस पर एडवाइस दें या ना दें, ये इंटरनेशनल कोर्ट पे डिपेंड करता है। और अगर वो एडवाइस देते हैं तो उसको मानना ना मानना भी जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल पे ही डिपेंड जो है यहाँ पे करता है। तो डॉक्टर नांद्रे सिंह ने कहा था कि एडवाइस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट इज इनफ इज though not binding but they are such authorized judgment if they are not acted upon that mitigate the prestige of the honor of the court। यहाँ पे नगेंद्र सिंह ने साहब बोला था कि इंटरनेशनल कोर्ट की एडवाइस को मानना बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर उसकी एडवाइस को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट के ऑनर के और उसकी प्रेस्टीज को क्या कर रहे हैं, कम यहाँ पे जो है कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंटरनेशनल कोर्ट का रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का कितना जो यहाँ पे योगदान जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। इट हैज़ सेट द प्रीफेस द यूएनओ चार्टर दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द यूएनओ। तो डेवलपमेंट ऑफ लॉ भी जो है इंटरनेशनल लॉ को डेवलप भी यहाँ पे करना है, और इंटरनेशनल कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द
इंटरनेशनल कोड। हम किस तरीके से डेवलपमेंट की है इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट के लिए। व्हेन देयर इज नो ट्रीटी और इंटरनेशनल कन्वेंशन और एनी डिस्प्यूट इशू, देन इट्स जजमेंट, then for its settlement the international court takes assistance of the normal principle of law accepted by civilized nation. This facilities develop the international law. जब दो देशों के बीच में कोई भी बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, कोई ऐसी कन्वेंशन नहीं है और मैटर ऐसा है जो पहले भी कभी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर इंटरनेशनल कोर्ट को कंसेंट मिलती है दोनों पार्टीज़ की कि उस केस को सेटल करिए, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट ही वहाँ पे हो रही है, कोई नई बातें सामने आ रही है, एक नई जजमेंट वहाँ पे होगी और ये आने वाले केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो जाएगा। द इंटरनेशनल कोर्ट क्लैरिफाइज द वेग रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल कोर्ट का ही काम है कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है या इंटरनेशनल लॉ चार्टर जो है यूएनओ का, उसमें अगर कोई ऐसे रूल और प्रोविज़न है जो कि वोग है, जो कि जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस कंडीशन में वो इंटरप्रिटेशन भी टाइम टू टाइम करते हैं। दो अंडर द स्टेटमेंट 59 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट द यूज़ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट डज नॉट इग्नोर इट्स अर्लियर डिसीजन। हालांकि 59 जो आर्टिकल है इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट जो है, जो डिसीजन जो होते हैं बाकी उनके ही अपने ही कोर्ट के जो डिसीजन उनको मानना जो है ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी कोर्ट जो है डिसीजन जब सुनाती है तो अपने प्रीवियस डिसीजन को वो ध्यान में रखती है जो कि सिमिलर मैटर्स में हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में। बड़े सारे केसेस भी हुए हैं, जैसे एंग्लो नॉर्वेन फिशरीज़ का केस है, कार्ल चैनल केस है, पुर्तगाल वर्सेस चाइना इंडिया का केस है, हया डेला टॉर केस है, एटॉमिक टेस्ट केस है, फिशरीज जुरिस्डिक्शन केस के, वियना कन्वेंशन ऑन रिलेशन ऑफ कमर्शियल एमिसिस केस है। इन सभी केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने दी है। थैंक यू सो मच।